हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। कंसोलिडेशन के सारे कंसेप्ट को खत्म करने के बाद अब हम शुरू करेंगे एक वापस से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। उतना ज्यादा टिपिकल और उतना ज्यादा कंसेप्चुअल अब नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी टॉपिक्स तो हैं और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट भी हैं। एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल या हर ऑल्टरनेट ईयर आपको शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, इन सबसे क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कोई भी चैप्टर कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, ये बस ये है कि भाई जो कंसोलिडेशन हमने पढ़ा था उसमें कंसेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा थी, उतनी ज्यादा चीजें अब आपके सामने नहीं रहेगी, उतने ज्यादा फॉर्मुलेशन नहीं होंगे, उतने ज्यादा कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन चीजें तो अभी भी वैसे ही पढ़नी है जैसे अभी तक हम पढ़ते आए थे। हर एक चीज को एकदम डेप्थ में जाके पढ़ना है, हर एक चीज को एकदम डेप्थ में जाके समझना है, और फिर उस चीज से रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। चलिए तो बात करें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की। शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यही सारी बातें तो करनी है। आप याद करें इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, आप याद करिए सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज। और इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जब मैंने आपसे लिस्टिंग करवाई थी पूरी, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी में हमने लिखा था क्या क्या, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, थिक्सोट्रॉपी, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी लिमिट्स ऑफ द सॉइल, वॉइड रेशो, पोरोसिटी, फिर लिखा था परमिएबिलिटी, फिर लिखा था शेयर स्ट्रेंथ। मैंने वहां पर भी आपसे बोला था कि परमिएबिलिटी और शेयर स्ट्रेंथ होती तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में ही है। परमेबिलिटी और शेयर स्ट्रेंथ को मैं सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी मान सकता हूं, लेकिन परमेबिलिटी और शेयर स्ट्रेंथ को मैं एक अलग चैप्टर में पढ़ता हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज कोई एक लाइन या दो लाइन की डेफिनेशन नहीं है। इसमें तो हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे आपने परमेबिलिटी में भी देखा होगा, परमेबिलिटी हमने काफी डिटेल में पढ़ा, परमेबिलिटी क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है परमेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी थी परमेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक उसी प्रकार अब हम बात करेंगे सॉइल की एक और प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको समझने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें करते हैं शेयर स्ट्रेंथ से। मतलब बातें बनी बातें तो शेयर स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड करूंगा मैं। जो भी बात करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू द शेयर स्ट्रेंथ ही, लेकिन एक बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर स्ट्रेंथ नाम की जो प्रॉपर्टी है ये कहां से आई। कहां से आई मतलब इसका यूज क्या रहा, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और ऐसे धीमे धीमे चलते हुए हम शेयर स्ट्रेंथ को डिफाइन भी कर देंगे। चलिए जरा देखिए शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। सपोज करिए ये एक ग्राउंड लेवल है, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये आपके घर के सामने का एक मैदान है या ग्राउंड है जो आप देख रहे हो कहीं पर, धरती का सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। इस ग्राउंड सरफेस पे कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इस ग्राउंड सरफेस पे कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि भाई कोई एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी, ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, एक छोटा सा बिल्डिंग भी बना हुआ है ना, एक कोई टेम्परेरी शेड टाइप का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ऐसे तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहां पर बने हुए हैं। एक सिंपल ऐसा शेड टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां पर, ठीक है। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इस ग्राउंड पे, एक ही ग्राउंड है, उसी ग्राउंड पे ये कई सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अब देखिए ध्यान से, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है मुझे, ये एक छोटी सी बिल्डिंग है, और ये तो सिंपल एक आपका सिंपल दो वॉल्स है और उसके ऊपर में ये रूफ है और कुछ नहीं है। मतलब अलग अलग लोडिंग के स्ट्रक्चर्स हो गए ये इस पे, इस स्ट्रक्चर के नीचे वाली सॉइल पे बहुत ज्यादा लोड हो रहा होगा, इस स्ट्रक्चर के नीचे वाली सॉइल पे कम होगा, इस स्ट्रक्चर के नीचे वाली सॉइल पे भी कम होगा, ऐसे कुछ हो रहा। अब देखिए कायदा तो यह कहता है कि जिस सॉइल सरफेस के ऊपर में जितना ज्यादा लोड आ रहा होगा वहां की सॉइल उतनी ज्यादा सेटल करना चाहिए।
सेटलमेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल, सेटलमेंट इज अ बिहेवियर ऑफ अ सॉइल। सॉइल के ऊपर में लोड आएगा तो वो तो सेटल करेगी ही करेगी। तो भाई कायदे से ये जो बिल्डिंग है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही है इस पूरे एरिया की, इस बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल शुड शो मैक्सिमम सेटलमेंट। ऐसा अभी मैं लिख रहा हूं, सिर्फ सुनते चलिएगा, अभी सिर्फ चीजों को समझना है। अभी यहां पे जो सॉइल है, दिस सॉइल शुड शो मैक्सिमम सेटलमेंट। ये सॉइल को मैक्सिमम सेटलमेंट शो करना चाहिए। करेगी कि नहीं करेगी अभी नहीं बोल रहा हूं मैं तो सिर्फ एक ऑन पेपर थियोरेटिकल बात कर रहा हूं कि भाई ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के नीचे जो सॉइल होगी वो सॉइल मैक्सिमम सेटलमेंट दिखानी चाहिए। इसके लिए बोल सकता हूं शुड शो लेस सेटलमेंट, दिस सॉइल शुड शो लेस सेटलमेंट, है ना। ये दिखानी चाहिए ज्यादा सेटलमेंट, ये दिखानी चाहिए कम सेटलमेंट, और ये दिखाना चाहिए कोई मीडियम सेटलमेंट। शुड शो इंटरमीडिएट सेटलमेंट। ये इंटरमीडिएट सेटलमेंट दिखाना चाहिए। चाहिए शब्द बोला है, दिखा रहा है ये नहीं बोला है मैंने कि दिखा रहा है, नहीं, दिखाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा ये सारी चीजें, है ना। हम क्योंकि इस चैप्टर में, इस चैप्टर को समझने के लिए, इस शेयर स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। बनाया जाता ना किसी भी चीज को समझने के लिए। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे मेरे। सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल के नीचे, सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल में मैक्सिमम सेटलमेंट दिखना चाहिए था। सबसे छोटे बिल्डिंग के नीचे में सबसे कम सेटलमेंट दिखना चाहिए था। एक मीडियम बिल्डिंग के नीचे में एक इंटरमीडिएट सेटलमेंट दिखना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था। और अगर ऐसा होता, होना चाहिए था, और अगर ऐसा वाकई में होता तो ये वाली बिल्डिंग तो सबसे ज्यादा नीचे चली गई होती, क्योंकि इसके नीचे की सॉइल सबसे ज्यादा सेटल करती। ये जरा भी नीचे नहीं गई होती या बहुत कम नीचे गई होती, और ये थोड़ी सी नीचे गई होती। ऐसा ही हो जाता। मतलब अगर ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये वाकई में हो जाती, ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सही में हो जाता ऐसा, तो यहां पर तो ये कहानी कुछ ऐसी दिखना चालू हो जाती। जरा देखिएगा कैसा दिखना चालू हो जाता, जरा देखिएगा, है ना। अब देखिएगा जरा, तो ऐसा हो गया होता कुछ भाई, यहां की मिट्टी ग्राउंड लेवल तो एक्चुअल में यहां था, लेकिन इस बिल्डिंग के नीचे की सॉइल ऐसी हो गई होती, ये तो एकदम जमीन पे चली गई होती, ये ऊपर दिखती और ये थोड़ा नीचे दिखती। अब तो ग्राउंड कुछ ऐसा हो जाना चाहिए था। जो आपका ग्राउंड है वो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए था। बोलो भाई, कि भाई जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो सबसे ज्यादा सेटल कर जाती, एकदम ही नीचे चली जाती। वो जो घर था छोटा सा वो एकदम ही ऊपर रह जाता, जो ये बिल्डिंग थी वो थोड़ी सी नीचे चली जाती। लेकिन ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता, अभी चलो काम सुनो, अगर ऐसा हो रहा था, अगर ऐसा हो रहा था तो क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये सपोज करिए 1 2, अगर ऐसा सही में होता, अगर ऐसा सही में होता तो इस बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल को मैं 1 कह रहा हूं, इस बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल को 2 कह रहा हूं, इस बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल को 3 कह रहा हूं। अगर ऐसा सही में होता तो सॉइल 1, सॉइल 2 और सॉइल 3 के बीच में ऐसा रिलेटिव मोशन होता। भाई ये सॉइल 1 एकदम से नीचे चली जाती,
सॉइल 2 कम जाती, सॉइल 3 और कम जाती, तो इन तीनों सॉइल के बीच में द सॉइल बिलो द बिगेस्ट बिल्डिंग, मतलब सॉइल 1, सॉइल 2 और सॉइल 3, इन तीनों के बीच में ये रिलेटिव मोशन होता कि नहीं होता? अगर ऐसा सीन वापस सही में दिखता मुझे, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था कि दिस बिल्डिंग, द सॉइल बिलो दिस बिल्डिंग विल शो मैक्सिमम सेटलमेंट, द सॉइल बिलो दिस बिल्डिंग विल शो लेस सेटलमेंट एंड द सॉइल बिलो दिस बिल्डिंग विल शो इंटरमीडिएट सेटलमेंट, और अगर वाकई में इस तरीके का सेटलमेंट ये बिल्डिंग्स के नीचे वाली सॉइल दिखा देती, तो सॉइल 1 मतलब इस बड़ी बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल, सॉइल 2 मतलब इस छोटे से घर के नीचे वाली सॉइल, सॉइल 3 मतलब इस शेड के नीचे वाली सॉइल, इन तीनों सॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता कि नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, मतलब इस रिलेटिव मोशन को किसी ने रोका है, आपने और मैंने तो नहीं रोका। इस भाई ऐसा हो थोड़ी रहा है ना, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जो बिल्डिंग सबसे बड़ी है उस सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए था, होगा भी। सबसे बड़ी बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, मान रहा हूं इस बात को, इसमें कोई गलत नहीं है। सबसे छोटी बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल में सबसे कम स्ट्रेस है, तो जिस सॉइल के ऊपर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है उसको सेटल भी ज्यादा होना चाहिए था, जिस सॉइल के ऊपर में कम स्ट्रेस है उसको कम सेटल होना चाहिए था। तो बड़ी बिल्डिंग के नीचे, भाई शुरुआत में ये दोनों सॉइल थी, ये बड़ी बिल्डिंग, ये छोटी बिल्डिंग के नीचे वाली सॉइल, जब ये इसके ऊपर में बड़ी बिल्डिंग बनी तो ये ज्यादा नीचे जाती, तो इन दोनों सॉइल के बीच में देखो ना भाई, ये रिलेटिव मोशन होना चाहिए था। तो फिर कल को जब मैं सुबह उठता तो मैं देखता कि मेरे घर के बगल में जो बड़ी बिल्डिंग थी वो तो नीचे जा रही है, रोज हर दिन थोड़ी सी नीचे जाती जा रही है, क्योंकि उसके नीचे में स्ट्रेस ज्यादा था, सॉइल सेटल करती जा रही है वहां की। और मेरे घर के बगल में एक छोटा सा घर बना हुआ था, वो तो जरा भी सेटल नहीं कर रहा, वो तो ऊपर ही रह गया। मेरा घर भी एक छोटा सा घर था, वो भी ऊपर रह गया। मेरे घर के बगल में एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई थी, वो एकदम नीचे चली गई। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। मतलब कोई ना कोई तो है जो इस रिलेटिव मोशन को रोक रहा है, इस रिलेटिव मोशन को रोकने वाला कोई तो है। यह रिलेटिव मोशन क्या है? यह रिलेटिव मोशन शियर है। दिस रिलेटिव मोशन इज शियर। शियर का मतलब क्या होता है? यह रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के ऊपर में ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, दिस इज शियर, दिस इज शियर, रगड़, दिस इज शियर। इस रिलेटिव मोशन को रोक रहा है कोई, इस शियर को रोक रहा है कोई। कौन है? आप और मैं तो नहीं हूं, कौन है फिर? सॉइल की ही एक प्रॉपर्टी है जो सॉइल के बीच में या सॉइल के पार्टिकल्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करती है, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं शियर स्ट्रेंथ। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज शियर स्ट्रेंथ। बैकग्राउंड क्लियर हुआ? डायरेक्टली डेफिनेशन लिख लेते तो मजा नहीं आता ना यार बेटा, थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है, थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ती है, ताकि एक इंटरेस्ट तो डेवलप हो कि करना क्या है इस चैप्टर में। तो शेयर स्ट्रेंथ का बेसिक मतलब क्लियर हुआ। सॉइल की वो प्रॉपर्टी जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज shear strength of the soil. The property of the soil which opposes the relative motion between the particles of the soil. Yeah, the property of the soil which opposes the shear between the particles, या shear between the two soil mass, that property is known as shear strength of the soil. उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं soil की shear strength. बोल दो भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेयर स्ट्रेंथ का बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं? बेसिक मतलब डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं? अभी तो बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपके साथ शेयर स्ट्रेंथ की, लेकिन यहां तक ये बात क्लियर हुई कि नहीं कि शेयर स्ट्रेंथ होता क्या है? क्योंकि देखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आप समझ रहे हो, सिर्फ सॉइल के लिए नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उस टॉपिक का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक हमको उस टॉपिक का बैकग्राउंड नहीं पता होगा, जब तक उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तब तक उस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। नहीं आएगा इंटरेस्ट। आप करके देख लो ये चीज, इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता हो उस चीज के बारे में। चलिए, तो उम्मीद है कि एक बैकग्राउंड का तो आइडिया लगा कि क्या करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो चलिए जरा भाई शेयर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिख लेते हैं। शेयर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखते हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। क्या डेफिनेशन हो जाएगी शेयर स्ट्रेंथ की?
द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल, बोल सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल which opposes या which resist the relative motion, or you can say shear between soil particles. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को या सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होने वाले शियर को अपोज करने की, रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं शियर स्ट्रेंथ। ये जो रिलेटिव मोशन आ रहा है या जो शियर आ रहा है, ये शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा सॉइल में। इट विल बी प्रोड्यूसिंग शियर स्ट्रेस इन दी सॉइल। तो सुनिए जरा ध्यान से, कई बार लेकिन ऐसा होता है, कई बार ऐसा होगा कि जब ये बिल्डिंग के नीचे वाली मिट्टी कोलैप्स कर जाएगी, ऐसा होगा भी, ऐसा थोड़ी है कि कभी नहीं होगा, कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा होता भी देखा होगा आपने, खासकर हिली एरियाज में या ऐसी कई जगह पे एकदम से कोई बिल्डिंग के नीचे की सॉइल कोलैप्स कर जाती है। ऐसा देखा होगा आपने कई बार, न्यूज में, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह कई इस टाइप के देखे होंगे आपने, डिस्कवरी में कई बार देखा होगा ऐसा कि एकदम से कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है और एकदम से ऐसा पता नहीं क्या हो गया उसके नीचे की सॉइल में कि वो एकदम से सडनली कोलैप्स हो गई। इसका मतलब उस बिल्डिंग के या उस एरिया की सॉइल अगर एकदम से कोलैप्स कर रही है तो उस एरिया की सॉइल का बाकी सॉइल के साथ रिलेटिव मोशन हो गया। समझिए, एक एक चीज को एकदम ध्यान से चीजों को लिंक करिए कि मान लीजिए किसी एरिया में ऐसा हो गया, हो भी सकता है, ऐसा हो सकता है, कब होगा मैं बता रहा हूं। मान लीजिए किसी एरिया में एकदम से वहां के स्ट्रक्चर्स जो थे, बिल्डिंग से एकदम से कोलैप्स कर गए, मतलब उसके नीचे की सॉइल एकदम से भर भरा के या ढह गई नीचे ऐसे। इसका मतलब कह सकते हैं उस एरिया की सॉइल का बाकी सॉइल से रिलेटिव मोशन हो गया और मेरी सॉइल इस रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं कर पाई। ऐसा हो सकता है भाई, मेरी भी तो एक ताकत है, मेरी भी तो एक कैपेसिटी है हर चीज को सहन करने की। जब तक सहन कर सकता हूं तब तक सहन करते हैं, जब नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जो भी है। तो भाई बात यह है कि अगर आपकी सॉइल, किसी एरिया की सॉइल एकदम से कोलैप्स हो जा रही है, नीचे चली जा रही है, इसका मतलब उतनी सॉइल बाकी सॉइल के कंपैरिजन में रिलेटिव मोशन कर गई और इस रिलेटिव मोशन को मेरी सॉइल की प्रॉपर्टी अपोज नहीं कर पाई। ये रिलेटिव मोशन जो हुआ, दिस रिलेटिव मोशन मस्ट बी प्रोड्यूसिंग द शियर स्ट्रेस इन द सॉइल। ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, इस रिलेटिव मोशन के कारण शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। सुनते चलिएगा एकदम ध्यान से। और इस शियर स्ट्रेस को ही तो रेसिस्ट कर रहा था मेरी स्ट्रेंथ। स्ट्रेस आया एक्सटर्नल लोडिंग या उस एरिया की कंडीशंस के हिसाब से, भाई बिल्डिंग बड़ी बना दी, एक्स्ट्रा लोडिंग आ गई, जो भी आया उसके कारण सॉइल पे प्रोड्यूस हुआ शियर स्ट्रेस। ठीक है, इस शियर स्ट्रेस, ये जो रिलेटिव मोशन था, ये रिलेटिव मोशन, ये क्या है, दिस रिलेटिव मोशन विल प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस बिटवीन द टू सरफेस। इन दो सरफेस के बीच में प्रोड्यूस होगा शियर स्ट्रेस। रिलेटिव मोशन ऐसी तो होगा दो सॉइल मास के बीच में, बगल, इस बड़ी बिल्डिंग के नीचे की सॉइल, छोटी बिल्डिंग के नीचे की सॉइल, बड़ी बिल्डिंग के नीचे की सॉइल नीचे, ये शियर हुआ। इस शियर को रेसिस्ट कौन कर रहा था, इस रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट कौन कर रहा था, मेरी सॉइल की स्ट्रेंथ कर रही थी। इस शियर, इस रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट कर रहा था मेरी सॉइल की स्ट्रेंथ। अब सुनिएगा, रिलेटिव मोशन आया, रिलेटिव मोशन आया तो शियर स्ट्रेस आया और इस शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट किया मेरी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ ने। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मेरी सॉइल उस शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट नहीं कर पाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि मेरी सॉइल फेल कर जाएगी, माय सॉइल विल फेल। चलिए और आसान एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। एक कुर्सी है, एक कुर्सी है,
उस कुर्सी पे कोई बैठा, 50 किलो का कोई आदमी था, वो बैठा, कुर्सी नहीं टूटी। फिर 60 किलो का आदमी आके बैठा उस कुर्सी पे, नहीं टूटी। 70 किलो का आदमी आके बैठा, नहीं टूटी। 80 किलो का आदमी आके बैठा, नहीं टूटी। 90 किलो के आदमी पे भी नहीं टूटी। मतलब जो चेयर थी वो उस लोड को रेसिस्ट कर रही थी अभी तक। मतलब चेयर की कुछ स्ट्रेंथ रही होगी विच मस्ट बी रेसिस्टिंग जो उसके ऊपर में लोग बैठ रहे थे उनके वेट को। लेकिन जैसे ही उस कुर्सी के ऊपर में 100 किलो का आदमी बैठा, मैं बैठ गया मान, उसके ऊपर में 100 किलो का आदमी मतलब मैं बैठ गया, तो कुर्सी टूट गई। अब क्या हुआ भाई, कुर्सी टूट गई 100 किलो के आदमी पे। इसका मतलब कुर्सी इससे पहले 100 किलो से पहले तक के हर लोड को तो वो बैलेंस कर ले रही थी, लेकिन जैसे ही मैं बैठा 100 किलो का आदमी, कुर्सी टूट गई, मतलब मेरे लोड को सहन नहीं कर पाई। तो क्या हो रहा था भाई, जब 50 का लोड लग रहा था सॉइल पे, जब कुर्सी पर 50 किलो का आदमी बैठा था, तो कुर्सी ने 50 किलो के बराबर का अपोज किया होगा। फिर 60 किलो का आदमी बैठा तो 60 किलो के बराबर का अपोजिशन दिया होगा, तभी तो बैलेंस होकर नलिफाई हो गया था अफेक्ट, नहीं तो टूट जाती है ना। फिर 70 किलो का आदमी बैठा तो कुर्सी ने भी 70 किलो का कुछ दिया होगा, अपोज 70 किलो के हिसाब से अपोजिशन दिया होगा। 80 किलो बैठा तो 80 किलो का अपोजिशन, 90 बैठा तो 90 किलो का अपोजिशन, मैं बैठ गया 100 किलो का तो अपोजिशन खत्म हो गया। मतलब जैसे जैसे सॉइल के ऊपर में लोड बढ़ता जा रहा था, सॉइल की रेसिस्टेंस की क्षमता बढ़ती जा रही थी, लेकिन सॉइल की रेसिस्टेंस करने की क्षमता एक लिमिट तक ही बढ़ पाई ना। उस लिमिट के बाद जब मैंने उस सॉइल के ऊपर में लोड लगाया तो वो कुर्सी टूट गई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सॉइल के ऊपर में जब कोई लोड लगा, सॉइल के ऊपर में जब कोई लोड लगा तो सॉइल के ऊपर में आया शियर स्ट्रेस। उस शियर स्ट्रेस को रेसिस्ट कर रही थी सॉइल की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम था शियर स्ट्रेंथ। जैसे जैसे सॉइल का शियर स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, सॉइल उसको बैलेंस करती रहेगी, उसको अपोज करती रहेगी, उसको रेसिस्ट करती रहेगी। लेकिन अगर सॉइल के ऊपर में आने वाला शियर स्ट्रेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मेरी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ उस बढ़े हुए शियर स्ट्रेस को हो सकता है नहीं संभाल पाए और सॉइल जो मेरी है वो कोलैप्स कर जाएगी। मतलब दूसरी डेफिनेशन भी मैं यहां पर लिख सकता हूं शियर स्ट्रेंथ की, इट इज अ प्रॉपर्टी विच अपोजेस द शियर स्ट्रेस, प्रॉपर्टी which opposes shear stress. It is a property which opposes the shear stress. ये वो प्रॉपर्टी है जो shear stress को अपोज करती है। तीसरी डेफिनेशन भी देखो, it is the maximum value of shear stress up to which soil will नॉट फेल। देखो सही है, जब तक सॉइल के ऊपर में उसकी स्ट्रेंथ के बराबर का स्ट्रेस आएगा तब तक तो सॉइल सेफ है। लेकिन सॉइल के ऊपर में जब कभी कोई ऐसा स्ट्रेस आया जो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा था तो सॉइल फेल कर जाएगी। भाई आप भी चीजों को कब तक संभाल सकते हो, प्रैक्टिकली सोच के देखो। जब तक आपकी किसी चीज को सहन करने की कैपेसिटी है तब तक आप चीजों को सहन करते रहते हो। जिस दिन आपकी सहन करने की क्षमता खत्म होती है सामने वाले के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। यही ना होता है जीवन में भी कि भाई जब तक हम सामने वाले को बियर कर रहे हैं, जब तक सहन कर रहे हैं तब तक करते रहते हैं। जिस दिन हमारी सहन शक्ति जवाब दे जाती है उस दिन फिर सामने वाला जो भी है, ठीक है। तो कहने का यह मतलब है कि सॉइल की शियर स्ट्रेंथ,
सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सॉइल के ऊपर में आने वाले शियर स्ट्रेस को अपोज करती है, सॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। रिलेटिव मोशन बोले, शियर स्ट्रेस बोले, एक ही बात है। द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द शियर स्ट्रेस इज नोन एज शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। शियर स्ट्रेस आ रहा था, मेरी सॉइल उसको बैलेंस कर रही थी। जितना शियर स्ट्रेस आ रहा था, बनी बात है उतने की ही बैलेंसिंग फोर्स उसने दिया। जितना शियर स्ट्रेस आया, ये बाहर से आया, इतना ही बैलेंसिंग स्ट्रेस मैंने लगा दिया, सॉइल ने बैलेंस हो गया, ये सॉइल फेल नहीं हुई। फिर और शियर स्ट्रेस आया, मेरी सॉइल ने और स्ट्रेंथ लगा दी, सॉइल बच गई। फिर और स्ट्रेस आया, लेकिन मेरी सॉइल नहीं लगा पाई, अब तो ये स्ट्रेस इसको फेल करा देगा। तो मेरी सॉइल कब तक इस शियर स्ट्रेस को बैलेंस कर पा रही थी, वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो शियर स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक मेरी सॉइल फेल नहीं कर रही थी, क्या मैं उसको भी सॉइल की स्ट्रेंथ कह सकता हूं? आप कब तक फेल नहीं होंगे? अपनी स्ट्रेंथ तक। जैसे ही आपके स्ट्रेंथ को क्रॉस करी किसी भी चीज ने, आपका फेलियर चालू हो जाएगा। आप किसी भी चीज को सहन कब तक कर सकते हैं? अपनी ताकत तक। आपकी जो भी ताकत है, जैसे पंजा लड़ाते हैं, किसी के साथ आपने पंजा लड़ाना शुरू किया, तो आप कब तक रोक पाओगे उसको? जब तक आपकी ताकत है। भाई ये आपकी ताकत थी, ये हाथ की आपकी ताकत थी। सामने वाला आया, उसने आपके पंजे से पंजा मिलाया, आप उसको रोक रहे हो, वो ताकत लगाए जा रहा है, आप उसके पंजे को रोके जा रहे हो। अगर आपने रोक लिया तो आप जीत गए, नहीं रोक पाए तो वो आपको गिरा देगा। मतलब क्या हुआ? आपकी ताकत से ज्यादा फोर्स उसने लगा के आपको गिरा दिया। तो सॉइल के साथ भी तो यही है। ये सॉइल है और ये सॉइल के ऊपर में आने वाला लोड है। जब तक सॉइल के पास ताकत है, सॉइल इस लोड को पकड़ी रहेगी, सॉइल इस लोड को, सॉइल इस स्ट्रेस को बैलेंस करती रहेगी। लेकिन अगर सॉइल की ताकत से ज्यादा का लोड आ गया तो सॉइल फेल कर जाएगी। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा शियर स्ट्रेंथ होता क्या है। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होती क्या है? अब ये तो डेफिनेशन हो गई भाई, सॉइल की शियर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो गई। अब बात ये करते हैं कि ये जो शियर स्ट्रेंथ है सॉइल की, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सॉइल की शियर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो चलिए जरा देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग shear strength. What are the different factors that will affect the shear strength of the soil? सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो मैं अभी नाम लिख रहा हूं और फिर उसके बाद उन फैक्टर्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ नाम लिखते हैं। अभी मैं इस स्क्रीन पे नाम लिखूंगा और उसके बाद उनमें से एक एक फैक्टर को उठाऊंगा और एक एक फैक्टर को डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो जो फैक्टर्स हैं विच विल अफेक्ट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, द वेरी फर्स्ट फैक्टर, जो पहला फैक्टर रहेगा सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाला, दैट इज नोन एज कोहेजन। क्या होता है सब बताऊंगा। जो पहला फैक्टर रहेगा विच विल अफेक्ट द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाला जो पहला फैक्टर है वो है कोहेजन। जो दूसरा फैक्टर होगा दैट इज फ्रिक्शन, और जो तीसरा फैक्टर होगा दैट इज इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। क्या क्या तीन फैक्टर्स? कोहेजन, फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग बिटवीन दी पार्टिकल्स। दीज आर द थ्री फैक्टर्स, थ्री मेजर फैक्टर्स जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो गए भाई? द फर्स्ट फैक्टर इज द कोहेजन, पहला फैक्टर है आपका कोहेजन, दूसरा फैक्टर है फ्रिक्शन और तीसरा फैक्टर है इंटरलॉकिंग। अब ये तीनों फैक्टर्स क्या हैं
और कैसे ये मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं ये जरा देखते हैं। ठीक है, एक एक करके डिटेल में इनको समझेंगे और किस सॉइल के अंदर में कौन सा फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा शेयर स्ट्रेंथ के लिए ये भी समझेंगे। कि भाई मेरे पास 4 तरीके की सॉइल थी ना, ग्रेवल था, सिल्ट था, क्ले था, सैंड था। हालांकि एक बात और सुन लीजिए, अब ग्रेवल की कहानी खत्म हो चुकी है, अब ग्रेवल नहीं आएगा कहीं। ग्रेवल पढ़ लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने उसको सॉइल बोला है, लेकिन ग्रेवल को सॉइल में नहीं पढ़ा जाता है। ग्रेवल तो कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं जिसको आप मटेरियल्स में या जब हाईवे मटेरियल्स पढ़ते हो आप वहां पर ग्रेवल्स की बात करते हैं। तो ग्रेवल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम 1498 आईएस कोड 14981970 ग्रेवल है, सॉइल का पार्ट है। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से ग्रेवल इज अ काइंड ऑफ अ सॉइल। लेकिन हम ग्रेवल को जनरल आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, फाउंडेशन, कहीं पर भी ग्रेवल्स की बात नहीं करेंगे। अब हम कन्फाइन हो गए हैं तीन ही टाइप की सॉइल पे, सैंड, सिल्ट और क्ले। जो भी बातें होंगी, जो भी चीजें होंगी, जो भी चीज पढ़ी जाएंगी वो इन्हीं तीन सॉइल के लिए पढ़ी जाएंगी, ग्रेवल के लिए, सिल्ट के लिए और सैंड के लिए, सिल्ट के लिए एंड क्ले के लिए। नहीं पढ़ना ग्रेवल हमको। ग्रेवल क्यों पढ़ें? ग्रेवल तो छोटे छोटे पत्थर हैं बेटा, उनको तो हम कोर्स एग्रीगेट्स में पढ़ते ही हैं। जब आप कंक्रीट पढ़ोगे तो कोर्स एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ोगे, जब आप हाईवे मटेरियल्स पढ़ते हो, पेवमेंट मटेरियल्स पढ़ते हो, तो पेवमेंट मटेरियल में कोर्स एग्रीगेट के ऊपर में तमाम प्रकार के टेस्ट लगाते हैं हम। इंपैक्ट टेस्टिंग लगाते हैं, साउंडनेस टेस्ट लगाते हैं, आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट लगाते हैं, शेप टेस्ट लगाते हैं, फ्लेकीनेस इंडेक्स, एलोंगेशन इंडेक्स, एंगुलैरिटी नंबर, तमाम प्रकार के टेस्ट पढ़ते हैं। तो उसको सॉइल में अलग से क्यों पढ़े? वो सॉइल से बाहर हो चुका है। अब हमारे पास तीन ही टाइप की सॉइल है, आइदर द सॉइल विल बी सैंड और इट विल बी क्ले और इट विल बी सिल्ट। बस ये तीन ही सॉइल है। तो अब हम ये जानेंगे यहां पर कि मेरी जो सॉइल है, द सॉइल विच आई एम हैविंग, उसकी शेयर स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि भाई इस सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, कोहेजन पे, फ्रिक्शन पे और इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स पे। अब इनको एक एक करके हम उठाते हैं और समझते हैं कि इंटरलॉकिंग, कोहेजन क्या है, फ्रिक्शन क्या है और इंटरलॉकिंग बिटवीन दी पार्टिकल्स किस प्रकार से होगा। इंटरलॉकिंग कैसे देखेंगे, फ्रिक्शन कैसे देखेंगे और कोहेजन कैसे देखेंगे। इन चीजों को एक एक करके डिटेल में समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कोहेजन के बारे में। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन किस पे डिपेंड करता है और कोहेजन के कारण मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कैसे अफेक्टेड होती है, ये सारी बातें करेंगे जरा अपन कोहेजन में। चलिए जरा देखते हैं कोहेजन क्या है। ठीक है, तो नाउ लेट अस डिस्कस कोहेजन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, इंटरलॉकिंग क्या है और ये कोहेजन मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करेगा, ये फ्रिक्शन मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करेगा और ये इंटरलॉकिंग मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करेगा। एक एक करके इन चीजों को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले लेट अस टेक कोहेजन। सबसे पहले लेते हैं कोहेजन को। सबसे पहले तो ये जानिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेजन। कोहेजन होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो कोहेजन जो है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दो सिमिलर काइंड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कोहेजन। अब कोहेजन
कैसे मेरे सॉइल के ये कोहेजन मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट करेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कोहेजन है क्या? कोहेजन मैंने आपसे बोला इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। दो एक जैसे पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन कहलाता है। पहली बात, अगर दो एक जैसे पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन है तो सॉइल के दो पार्टिकल भी तो एक जैसे हैं, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो कोहेजन होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत है, अगर इन दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूत है तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मान रहे हो कि नहीं इस बात को? भाई कोहेजन क्या है? कोहेजन का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सॉइल पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सॉइल पार्टिकल्स, दो सॉइल पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन होता है। अब अगर दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा कोहेजन है, तो आप सोचो ना इन दोनों को जुदा कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा ना भाई। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो कोई बाहरी आदमी इन दोनों को जुदा नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट देम। तो इसका मतलब अगर कोहेजन स्ट्रांग है, अगर कोहेजन ज्यादा है, तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन रुक जाएगा ना। कोहेजन ज्यादा होगा तो दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उन दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होगा मतलब शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। दैट मींस कोहेजन सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ पे, मतलब जितना ज्यादा कोहेजन होगा उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ होगी। मोर द कोहेजन मोर विल बी द शेयर स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा कोहेजन होगा, द कोहेजन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स विल रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन एंड हेंस द शेयर स्ट्रेंथ विल बी मोर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कोहेजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, कोहेजन बिटवीन टू पार्टिकल्स will, the cohesion between the two particles will resist the relative motion. The cohesion between two particles will resist the relative motion and hence relative motion को resist कर दिया मतलब shear strength बढ़ गई and hence shear strength will increase and hence shear strength will be more या increase या will rise, कुछ भी बोल दीजिए। बात क्लियर हुई? अगर कोहेजन है, कोहेजन का मतलब क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। कोहेजन का मतलब है दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टू सिमिलर काइंड ऑफ, देखिए दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, कोहेजन और एडेशन। दो एक जैसे पार्टिकल्स, दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन होता है और दो अलग अलग काइंड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडेशन होता है। तो यहां पर तो दो पार्टिकल सॉइल के ही है ना भैया, तो इन दो सॉइल के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन हुआ। तो अगर दो पार्टिकल के बीच में कोहेजन ज्यादा है, अगर कोहेजन ज्यादा है तो ये दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब क्या हुआ, कोई भी बाहर से आके इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएगा, और सेपरेट नहीं कर पाएगा तो इनके बीच में ये जो रिलेटिव मोशन था ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो भैया शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो कोहेजन इन द सॉइल विल ऑलवेज हेल्प टू इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ। सॉइल के अंदर का कोहेजन उसकी शेयर स्ट्रेंथ को हमेशा बढ़ाएगा। किस सॉइल में कितना बढ़ाएगा वो बात की बात है, लेकिन कोहेजन इन द सॉइल विल इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ, ये पक्की बात हो गई। चलिए अगला जो फैक्टर है दैट इज द फ्रिक्शन।
जो अगला फैक्टर है दैट विल अफेक्ट द shear strength of the soil is the friction. अगला फैक्टर जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा वो है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे अफेक्ट करेगा जरा ध्यान से सुनिएगा। शेयर स्ट्रेंथ था क्या? शेयर स्ट्रेंथ था रिलेटिव मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी। शेयर स्ट्रेंथ था रिलेटिव मोशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी। ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा था ना, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी थी वो शेयर स्ट्रेंथ थी। पक्की बात है ये बात हमको अच्छे से याद है। दूसरी बात सुनिए, ये दो सरफेस है, सपोज करिए, अभी सॉइल मैकेनिक्स को भूलिए, ये दो सरफेस है, इनके बीच में ये रिलेटिव मोशन हो रहा है। दिस इज द रिलेटिव मोशन विच इज ऑकरिंग बिटवीन द टू सरफेस। अब सुनिएगा ध्यान, अगर इन दोनों सरफेस के बीच में लुब्रिकेशन है प्रॉपर, अगर इन दोनों सरफेस के बीच में प्रॉपर लुब्रिकेशन है तो फिर रिलेटिव मोशन हो जाएगा। गाड़ियों का इंजन में पिस्टन और बियरिंग जो होता है, आपकी बाइक के इंजन में, फोर व्हीलर के इंजन में पिस्टन और बियरिंग के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, और उसकी के लिए हम उसमें डालते हैं हमारा इंजन ऑयल। इंजन ऑयल क्या करता है, उन दोनों सरफेस, उन दोनों बॉडी के बीच के रिलेटिव मोशन को प्रॉपर तरीके से होने देता है। तो अगर मेरी सॉइल के दो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, अगर मेरे सॉइल के दो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो रिलेटिव मोशन आसान हो जाएगा। सोच के देखो आप, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अगर दो पार्टिकल्स हैं और उन दो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, आप जिस सरफेस पे खड़े हो या आप जिस सरफेस पे बैठे हो उसमें फ्रिक्शन है, तभी तो आपके और सामने वाले सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर मैं यहां पर अभी खड़ा हूं तो व्हाई आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, मैं एक ही जगह पर क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मेरे नीचे जो सरफेस है और मेरी बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन ने मेरी बॉडी और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को रोक रखा था। अगर रिलेटिव मोशन हो जाता तो मैं फिसल जाता इसके ऊपर। अगर रिलेटिव मोशन हो जाता मेरे और सरफेस के बीच में तो मैं फिसल जाता। तो अगर सॉइल के दो पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये दो पार्टिकल आसानी से एक दूसरे के ऊपर में स्लाइड कर जाएंगे, इनके बीच में आसानी से रिलेटिव मोशन हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, फ्रिक्शन हुआ तो रिलेटिव मोशन मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव मोशन मुश्किल हो गया, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गई सॉइल की स्ट्रेंथ है, मतलब क्योंकि रिलेटिव मोशन को अपोज करने की ही तो प्रॉपर्टी होती है शेयर स्ट्रेंथ, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा, इफ फ्रिक्शन विल बी मोर, इफ फ्रिक्शन बिटवीन two particles, if friction between two particles is more, then this friction will oppose या resist the relative motion, will oppose the relative motion, and hence shear strength will be more। तो shear strength ज्यादा हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है दो पार्टिकल्स के बीच में, तो वो दो पार्टिकल्स के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ मिलेगी। जितना ज्यादा कोहेजन था उतनी ज्यादा भी शेयर स्ट्रेंथ मिली, जितना ज्यादा फ्रिक्शन था उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ मिल रही है।
बात समझ पा रहे होंगे। अभी हमने दो फैक्टर्स की बात की, द फर्स्ट वॉज द कोहेजन, द सेकेंड इज द फ्रिक्शन। कोहेजन ज्यादा था तो दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है। दो पार्टिकल्स के बीच में अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो भी उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा है। तीसरा फैक्टर is the interlocking between the particles. The third factor is interlocking between the particles. Interlocking between particles. पार्टिकल्स के बीच की इंटरलॉकिंग, ये क्या होता है और ये कोहेजन से कैसे अलग है भाई? कोहेजन और इंटरलॉकिंग तो एक जैसी चीज होनी चाहिए, फिर नहीं होती, ये दोनों सेम नहीं है। कोहेजन तो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, कोहेजन तो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। इंटरलॉकिंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। इंटरलॉकिंग किसी भी बॉडी की मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरलॉकिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कभी पेन खरीदने जाइएगा, पेन खरीद के लाए आप, ढक्कन वाला पेन, वो वाला नहीं, चुट वाला नहीं, ढक्कन वाला पेन जिसमें कैप होगा। जब वो पेन नया होता है और जब आप उस पेन का कैप बंद करते हो तो पेन का कैप बंद करने पे टक से आवाज आती है, एक साउंड आता है टक, आपको समझ में आ जाता है कि ढक्कन प्रॉपर्ली बंद हो गया, लॉक हो गया है। दैट इज इंटरलॉकिंग। और जैसे जैसे पेन पुराना होता जाता है, वो जो इंटरलॉकिंग है बिटवीन द कैप एंड द पेन बॉडी, वो इंटरलॉकिंग धीमे धीमे खत्म होने लगती है। जो ढक्कन होता है पेन का वो ढीला पड़ जाता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं, ऐसे ही होता है, क्योंकि हर चीज को प्रैक्टिकली समझोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ये इंटरलॉकिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी नहीं थी, ये अपने आप आके पेन का ढक्कन और पेन आपस से नहीं जुड़ा था, ये तो जबरदस्ती जोड़ा गया था उन दोनों विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरलॉकिंग। पेन की डिजाइन में, पेन के कैप और पेन की डिजाइन में हमने कुछ इस प्रकार से चीजें करी कि जिसके कारण उस पेन की बॉडी और पेन के कैप के बीच में इंटरलॉकिंग डेवलप हुई। तो इंटरलॉकिंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी नहीं होती है। इंटरलॉकिंग तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं जबरदस्ती वाली प्रॉपर्टी है, फोर्सफुली दी जाती है। अब खैर सॉइल पार्टिकल्स में मैं फोर्सफुली तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी इंटरलॉकिंग का मतलब समझिएगा। इंटरलॉकिंग बिटवीन दी पार्टिकल्स है क्या? जैसे सपोज करिए ये दो पार्टिकल है, परफेक्टली स्फेरिकल पार्टिकल, ये दो पार्टिकल है परफेक्टली स्फेरिकल पार्टिकल्स है, परफेक्टली स्फीयर है ये। बड़ा छोटा कैसा भी हो, इन दोनों पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो, कोहेजन हो सकता है, आई कैन, वो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी कोहेजन हो सकता है, लेकिन ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी, इन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी। वहीं दूसरी जगह एक पार्टिकल था ऐसा और दूसरा पार्टिकल जो है वो है ऐसा, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग हो सकती है, बिकॉज द शेप ऑफ दीज टू पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं। इस प्रकार से इंटरलॉकिंग इज नॉट कोहेजन, इंटरलॉकिंग कोहेजन नहीं है। कोहेजन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दैट इज अ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, वो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है, उसका कोई लेना देना नहीं हमारा इन सब चीजों से। और ये यहां पर क्या हो रहा है, ये एक बॉडी थी, ये दूसरी बॉडी, आप देखिए इस बॉडी का प्रोजेक्टेड हिस्सा, इस बॉडी का प्रोजेक्टेड हिस्सा ये वाला इसके साथ इंटरलॉक कर जाएगा, इस वाले हिस्से के साथ इंटरलॉक कर जाएगा, है ना। तो ये इंटरलॉकिंग सॉइल में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एंगुलर शेप के पार्टिकल्स होंगे तो यू विल गेट इंटरलॉकिंग, और अगर परफेक्टली स्फेरिकल शेप के पार्टिकल्स होंगे तो इंटरलॉकिंग नहीं मिलेगी। परफेक्टली स्फेरिकल भी बोलो या परफेक्टली स्क्वायर शेप भी है तो भी इंटरलॉकिंग नहीं है। हालांकि स्क्वायर शेप का कोई पार्टिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी भाई अगर बात है तो हम कोई भी परफेक्टली शेप, परफेक्ट शेप का कोई पार्टिकल है तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी।
इंटरलॉकिंग रहने के लिए इररेगुलरिटी होनी चाहिए सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर में अगर इररेगुलरिटी नहीं होगी तो इंटरलॉकिंग नहीं होगी। तो इंटरलॉकिंग जितनी ज्यादा होगी, भाई अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई, ये इंटरलॉक हो गए, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो वापस से इंटरलॉकिंग के कारण शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी सॉइल की। जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी दो पार्टिकल्स के बीच में, जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी दो पार्टिकल्स के बीच में, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा रिलेटिव मोशन को। The more is the interlocking between two particles, the more will be the resistance offered against the relative motion. Relative motion को उतना ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, और रिलेटिव मोशन को जितना ज्यादा अपोजिशन मिलेगा उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ होगी। तो वी कैन इजीली से कि इंटरलॉकिंग भी शेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। कैसे? इंटरलॉकिंग ज्यादा तो रेसिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन ज्यादा, रेसिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन ज्यादा, दैट मींस शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा। तो आई कैन इजीली से यहां पर भी हम कह सकते हैं आसानी से कि ये इंटरलॉकिंग क्या करेगा, इंटरलॉकिंग, दिस इंटरलॉकिंग इफ ड्यू टू इंटरलॉकिंग, ऐसा लिख सकते हो आप, ड्यू टू इंटरलॉकिंग देयर विल बी नो या फिर लेस रिलेटिव मोशन, and hence shear strength will be more, and hence shear strength will be more। तो हमने तीन फैक्टर्स देख लिए, कोहेजन, फ्रिक्शन और इंटरलॉकिंग, और ये तीनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं मेरी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे। कोहेजन ज्यादा था, शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा मिली, फ्रिक्शन ज्यादा, शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा, इंटरलॉकिंग ज्यादा, शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा। लेकिन इंटरलॉकिंग पे मैं भरोसा नहीं करूंगा। इंटरलॉकिंग दो पार्टिकल्स के बीच में आज है, कल अगर एकदम से कोई इंपैक्ट लोड आया, एकदम से सडन लोड आया, तो ये जो इंटरलॉकिंग थी दो पार्टिकल के बीच की, वो टूट जाएगी। कोहेजन वाज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, जो खत्म नहीं होगी। फ्रिक्शन इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जो खत्म नहीं होगी। इंटरलॉकिंग बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो तो शेप एंड साइज के कारण दो पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग आ गई थी। तो इंटरलॉकिंग भले सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, लेकिन मैं मेरे चैप्टर के एनालिसिस में, शेयर स्ट्रेंथ के एनालिसिस में इंटरलॉकिंग को कंसीडर नहीं करूंगा। मैं मतलब ऐसा कूलम ने कहा था, जो अभी आगे आएंगे अगले लेक्चर में आपके लिए, कूलम की थ्योरी जो आएगी, उन्होंने भी इन तीनों फैक्टर्स को डिस्कस किया, लेकिन फाइनली उन्होंने बोला कि भाई मैं विश्वास दो ही पे करूंगा, कोहेजन पे और फ्रिक्शन पे, इंटरलॉकिंग पे विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग इन दो पार्टिकल के बीच में आज है, कल को एकदम से कोई इंपैक्ट लोडिंग आई, एकदम से कोई जर्क आएगा, ये इंटरलॉकिंग आपकी टूट जाएगी, और इंटरलॉकिंग टूट गई तो फिर शेयर स्ट्रेंथ थोड़ी प्रोवाइड कर पाएगी ये इंटरलॉकिंग। तो वी विल नेवर रिलाय ऑन द इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग की कहानी यहीं से शुरू होके यहीं पे खत्म हो गई। इंटरलॉकिंग की बात अब आगे आपके शेयर स्ट्रेंथ के चैप्टर में नहीं होगी। अब जो बातें होंगी वो होगी कोहेजन के बारे में और फ्रिक्शन के बारे में, और कोहेजन और फ्रिक्शन मेरे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये सारी बातें करेंगे अब हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।